हेलो स्टूडेंट, धनंजय आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग उपस्थित हैं बीपीएससी 71वीं का जो आपने एग्जाम दिया है, तो उसके प्रश्नों का आंसर आप कहीं ना कहीं किसी न किसी सोर्स से मिला लिए होंगे। बट आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि सर, विज्ञान के प्रश्न आखिर कहाँ से पूछे गए, कैसे पूछ लिया गया? क्या मतलब एग्जाम का कोई मतलब अलग मंशा था क्वेश्चन पूछने का? तो हम लोग आज उपस्थित है इसी सेशन के साथ, ताकि हम लोग ये जान सके कि बीपीएससी में जो विज्ञान के प्रश्न पूछे गए इस बार, क्या वो कहाँ से थे, कैसे थे, पूछे जाने के पीछे क्या रीजन था? ये इसलिए जानना है कि जो हुआ सो तो हुआ ही, एग्जाम तो आपने दे ही लिया। बट अगर हम लोग बात करें आने वाले एग्जामिनेशन का, जैसे कि आने वाले टाइम में बीपीएससी 72वीं का भी एग्जाम आपको देना होगा, साथ में एईडीओ का भी एग्जाम है। तो अगर आप बीपीएससी के 2 पेपर पहले वाले अगर देखेंगे, वो मिनरल्स डिपार्टमेंट का जो एक एग्जाम लिया बीपीएससी ने, एएसओ का एक एग्जाम लिया बीपीएससी ने, तो अगर आप उसके प्रश्नों को देखे होंगे, तो आप उस प्रश्न के ट्रेंड को अगर देख रहे होंगे, तो सेम ट्रेंड पे जा रहा है बीपीएससी। तो अगर हम लोग आने वाले एग्जामिनेशन के लिए इन प्रश्न पत्रों से कुछ समझ लेते हैं, तो आने वाले एग्जामिनेशन में हमारे लिए आसान होगा। तो मैंने काफी इस पे समय दिया है, और जिसके बाद हम लोग इसके सोर्स तक पहुंच चुके हैं कि आखिर बीपीएससी ने ऐसा क्यों किया, क्यों पूछा हर सवाल को। तो पहली बात तो कि फिजिक्स के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, और एनसीईआरटी में भी किस क्लास से, तो क्लास 9th और क्लास 10th है। इसमें भी अगर सबसे अधिक बात करें तो किससे, तो क्लास 9th के एनसीईआरटी से क्वेश्चंस लगभग कह सकते हैं कि 90% फिजिक्स के क्वेश्चन वहीं से पूछे गए हैं। तो फिजिक्स में तो हुआ कि एनसीईआरटी, बट एनसीईआरटी में कौन सा क्वेश्चन कहां से था, उसको भी हम लोग जानेंगे इस सेशन में। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री में जो कुछ क्वेश्चंस हम लोगों को देखने को मिले, वो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस ये हम लोगों को बता रहा है बीपीएससी कि आने वाले टाइम में जब आप बीपीएससी द्वारा कंडक्ट किए गए किसी एग्जाम को देना चाह रहे हैं या देने वाले हैं, तो आप केवल एनसीईआरटी और क्लास के नोट्स तक ही सीमित मत रहिए। यानी हर महीने कोई ना कोई एक मैगजीन, या अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो आप द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, उसमें जो साइंस से रिलेटेड छपते हैं उनके बारे में आपको जानकारी थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। मतलब ऐसा मैं कहूं कि बीपीएससी ने इस बार साइंस में जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे, वो क्वेश्चंस हम लोग कह सकते हैं कि वन लाइनर यूपीएससी के ट्रैक पर था। इसके अलावा हम लोग बाकी और भी क्वेश्चंस को देखेंगे कहां से, क्या कुछ क्वेश्चन बीपीएससी ने अपने ही पीवाईक्यू से पूछा है क्या? तो एक बात मैं दिखा दूं कि यहां पे मैंने लिखा है कि 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में पीवाईक्यू हुआ ध्वस्त। यानी पीवाईक्यू एकदम ध्वस्त हो गया। जैसा कि कहा जाता था पहले कि मतलब बीपीएससी के पीवाईक्यू कर लेंगे या अदर स्टेट के पीवाईक्यू कर लेंगे तो काम हो जाएगा, बट इस बार ऐसा नहीं हुआ। यानी फाइनली अब हमें यह ध्यान देना होगा कि किस ट्रैक पे जा रहा है। तो समझेंगे बारी बारी से प्रश्नों को। तो अब देखते हैं हम लोग बीपीएससी ने जो प्रश्न पूछा, वो फिजिक्स के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग जो 1 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि एक लकड़ी के बक्से पर 200 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होता है और उसे फर्श पर स्थिर वेग से धकेलते हैं। तो सीमांत फ्रिक्शन की बात की जा रही है, मार्जिनल फ्रिक्शन फोर्स हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो जब हम लोग मार्जिनल फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं, तो इसका वैल्यू सेम होता है। ये एनसीईआरटी में बातें लिखी गई है कि जो हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे, तो मार्जिनल फ्रिक्शन फोर्स का भी वैल्यू सेम होगा। तो इस तरह से तो इस प्रश्न का आंसर बी हो गया। बट इस प्रश्न के सोर्स की बात करें हम लोग, तो ये क्लास 9th का चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 10 है। यानी कि ये क्लास 9 को देखेंगे, उसके चैप्टर 9 को देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 10 को जब देखेंगे तो हम लोगों को ये क्वेश्चन सेम टू सेम हूबहू हम लोगों को मिलेगा एनसीईआरटी में। तो यानी क्वेश्चन जो 1 पूछा गया फिजिक्स से, वो क्लास 9th के एनसीईआरटी से चैप्टर 9 से क्वेश्चन नंबर 10 था। इसके अलावा अगर हम लोग दूसरे क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो अभी इस क्वेश्चन में बहुत लोगों का कहना है कि सर यहाँ पर वेट लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है द्रव्यमान। तो अगर हम लोग एनसीईआरटी की बात करें, ये क्वेश्चंस जहां से उठाए गए हैं, तो ये क्लास 9 का ही है, चैप्टर 9 का ही है, क्वेश्चन 5 है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लास 9 की एनसीईआरटी है और चैप्टर नंबर 9। आप देख रहे होंगे कि इस प्रश्न में मैंने सेम बात लिखा है, क्लास 9 चैप्टर 9 क्वेश्चन 10, उसी चैप्टर का यानी क्वेश्चन नंबर 5 फिर हम लोगों से पूछ लिया गया है। तो अगर एनसीईआरटी को देखेंगे तो वहां पे एनसीईआरटी ने बकायदा यहां पर मास लिखा है।
बट यहाँ हिंदी के वो देखेंगे तो यहाँ पे द्रव्यमान लिखा हो गया है। लेकिन अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर ये वास्तव में वेट हो तो क्या हो? तो उस तरह का कोई ऑप्शन ही नहीं है। यानी फाइनली हम लोगों को मास मान के ही आंसर इसमें करना है। तो अगर इस क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं कि एक पहाड़ी से नीचे स्थिर त्वरण के साथ चलना शुरू करता है, यानी एक्सेलरेशन ए हो गया। टी यानी कि 20 सेकंड के बाद कितनी दूरी? तो 400 मीटर की दूरी तय करता है। विराम अवस्था से चलना शुरू किया है तो यू का वैल्यू 0 ले लेंगे। और अब यहाँ पे देखें मास की बात की जा रही है तो 7 टन है, यानी इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये 7000 केजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला का सहारा लेंगे, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो ये यूटी तो 0 हो जाएगा यू 0 के कारण। तो एस इक्वल टू 400 इक्वल टू हाफ ए नहीं पता है टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर 20 का स्क्वायर यानी 400। तो ये 400 कैंसिल, तो यानी ए बराबर कितना हो गया 2। और जब यहाँ पे हम लोगों से पूछा जा रहा है कि बल क्या होगा, तो F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है 7000 केजी इंटू एक्सेलरेशन 2, तो यानी कि 14000 आंसर इस तरह से हो जाएगा। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये दोनों क्वेश्चन क्लास 9 के साइंस की किताब से चैप्टर नंबर 9 से पूछा गया है, दोनों के दोनों क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन आगे हम लोग देखते हैं। आगे है कि एक घर में खपत हुई ऊर्जा 250 यूनिट है। मतलब कोई घर है जिसके बिजली बिल कितना आता है? 250 यूनिट आता है। तो कहा जा रहा है कि जूल में इस एनर्जी का वैल्यू कितना है। तो पहले तो ये ध्यान रखेंगे कि क्लास 9 की ही एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 11 का। यानी ये क्लास 9 चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन है ये। और उसमें भी अगर हम लोग देखना चाहें क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर है ये 9। क्वेश्चन नंबर कितना है? 9 है। यानी सेम क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया, फिर एनसीईआरटी के ही क्लास 9 थे। 3 क्वेश्चन कंटिन्यू हम लोग देख रहे हैं। तो अगर हम लोग एक यूनिट की बात करें तो इसी को तो हम लोग कहते हैं 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर इक्वल तो 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल होता है। अब एक बराबर इतना तो 250 इंटू 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 इंटू 10 टू पावर 6। तो ये 9 इंटू 2 ऊपर ऐड हो जाएगा तो 10 टू पावर 8। तो इस तरह का ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन पर है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस कहां से हैं? ध्वनि की गति। अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए ये बोला जाए कि ये क्वेश्चन कहां से है, ये पूछने वाली बात ही नहीं है। हर बच्चे बच्चे को पता रहता है कि साउंड का स्पीड जो है वो सॉलिड में मैक्सिमम होता है, इससे कम लिक्विड में होता है और सबसे कम गैस में होता है। मतलब इस क्वेश्चन के तो सोर्स जानने की जरूरत ही नहीं है। ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो सबको आना चाहिए। तो देखेंगे यहाँ पर तो ऑप्शन ए गैस है, ऑप्शन बी जो है वाटर है, और ऑप्शन डी जो है ये भी गैस है। तो सॉलिड एक ही है स्टील, तो आंसर इसका स्टील हो जाएगा। क्लियर? अगले प्रश्न को देखेंगे कि स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार घट रही है। मतलब कोई बॉडी है, अब ये यहां पर है तो इसका फॉर्मूला यानी कि पोटेंशियल एनर्जी mgh है। जैसे जैसे नीचे आएगा हाइट का वैल्यू घटते जाएगा। तो बोला जा रहा है कि जो ये एनर्जी घट रहा है, तो क्या ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है कि नहीं? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है कि नहीं, इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सोर्स जान लेंगे। क्लास 9 चैप्टर 11 क्वेश्चन नंबर 6। क्लास 9 चैप्टर नंबर 11 क्वेश्चन नंबर की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों का है ये 6। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा देखिए ना यहाँ। यहां अगर देख रहे हैं आप तो क्वेश्चन नंबर 9 सेम चैप्टर से, क्वेश्चन नंबर 6 उसी चैप्टर से। यानी मतलब अगर एनसीईआरटी के पेज को पलटेंगे तो एक ही पेज पे ये क्वेश्चन मिलेंगे। एक ही पेज पे ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। मतलब जहां से उठाया है वहां से एकदम अगल-बगल से क्वेश्चन को उठाया गया है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखें अगर, तो अगर हम लोग देख रहे हैं कि एज का वैल्यू तो कम हो रहा है, लेकिन आप ये भी तो जानते हैं कि वस्तु जैसे-जैसे नीचे आती है ऑब्जेक्ट, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। तो वेलोसिटी बढ़ रहा है तो इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। यानी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है। मतलब लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन तो यही है कि एनर्जी क्या होगा? कन्वर्ट होगा। तो यहां पे हम लोग क्या कहेंगे आंसर कि यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं कर रहा है, बल्कि ठीक। क्लियर? तो यानी ऑप्शन बी इसका आंसर। क्लास 9 चैप्टर 11 क्वेश्चन 6, यानी चैप्टर नंबर 9 से 2 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 11 से 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय 140 न्यूटन, यानी F इक्वल टू 140 न्यूटन, और कितना
तो एस इक्वल टू 15 मीटर। तो यहां से हम लोगों से पूछा था कितना कार्य किया गया है, तो एफएस आप जानते हैं, तो 140 इंटू 15 कर देंगे तो 2100 जूल आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए पर है। बट ये जानना होगा कि ये क्वेश्चन जो 6 नंबर है, ये क्लास 9 का ही है, चैप्टर 11 का ही है। क्लास 9 चैप्टर 11 का ही क्वेश्चन है, वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन नहीं है, बट आप अब उसके रेफरेंस बुक जैसे भारती भवन वगैरह है, तो उसमें सेम क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा। यानी एनसीईआरटी से ये भी क्वेश्चन रहा फिजिक्स का। आगे देख रहे हैं हम लोग कि एक समतल दर्पण, अब ये 10th क्लास में हम लोग चले गए। 10th क्लास की एनसीईआरटी में जब हम पढ़ेंगे लाइट चैप्टर को, यानी प्रकाश का परावर्तन, तो वहां पे ये हम लोगों को मिलेगा, और इसका इनफाइनाइट, यानी 10 क्लास की एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन मिला, अभी 9 तक थे, यानी 9 से 6 क्वेश्चन, 9th क्लास के एनसीईआरटी से 6 क्वेश्चन फिजिक्स में। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में शक्ति शक्ति P इक्वल टू वी आई आप जानते हैं, ये भी जानते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू आई आर। तो I इक्वल टू अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा हम लोगों का V बाई आर। तो यहाँ पे हम लोग तुरंत अगर पुट करते हैं V के जगह पर I के जगह पे वैल्यू, तो V इंटू वी बाई आर, तो क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। कितना भी चेंज करेंगे तो इसमें दिमाग ये हम लोगों को लगाना है कि आर स्क्वायर तो होगा ही नहीं ना, कैसे भी चेंज करेंगे, कुछ भी चेंज करेंगे तो आर स्क्वायर नहीं आएगा। खैर वो बात अलग है, आपने क्वेश्चन बना लिया होगा। हम लोगों का मेन मोटो है कि सोर्स कहां से, तो सोर्स की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का, तो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर कितना है, तो क्वेश्चन नंबर 2, सेम टू सेम क्वेश्चन ऑप्शन के साथ, उसमें भी ऑब्जेक्टिव, यहां भी ऑब्जेक्टिव। क्लास 10th चैप्टर 12 क्वेश्चन नंबर 2। आगे, शॉर्ट सर्किट में एक परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, क्लास 10 चैप्टर नंबर 13, 13 नंबर चैप्टर से। अब क्वेश्चन नंबर 5, कुछ बच्चे इस बात को भी लेके कंफ्यूज होंगे कि हो सकता है एनसीईआरटी में चैप्टर ही ना मिले उनको, ओल्ड एनसीईआरटी 2015 वाली, ये ध्यान रखना है, ओल्ड एनसीईआरटी 2015 वाली, उसी से चैप्टर यानी क्लास 10 चैप्टर 13 क्वेश्चन नंबर 5 सेम टू सेम। शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। इससे बचने के लिए क्या यूज करते हैं, तो इससे बचने के लिए फ्यूज, उसी चैप्टर से क्वेश्चन, यानी सेम चैप्टर हुआ ना, सेम चैप्टर सेम टॉपिक, क्लास 10 चैप्टर 13, ये भी सेम क्वेश्चन वहां से। क्लियर, आगे देखेंगे। अब यहां पे है कि 4 शब्दों में से किसी एक भिन्न को, स्टेथोस्कोप, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, पेरिस्कोप। अब ये देखिए, ये जो बातें हो रही है या तो मिरर या लेंस की बात हो रही है। पेरिस्कोप की बात करें तो ये मिरर हो गया, मिरर यूज करते हैं, प्लेन मिरर। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप की बात करें तो इसमें हम लोग लेंसेस लगाते हैं। स्टेथोस्कोप हार्टबीट, हृदय की धड़कन सुनने वाली मशीन है, इसमें कोई मिरर दर्पण का यूज नहीं किया गया है। तो इसमें यही पूछा जा रहा है कि भिन्न शब्द की पहचान, तो भिन्न कौन है, ये नंबर। क्लियर, ये क्वेश्चन में ऐसे रीजनिंग वाले सर भी बोल सकते हैं कि उन्हीं का सेक्शन का है, ऐसा क्वेश्चन वहां भी आता है। आगे देखेंगे, अब यहां पे हम लोगों से कहा जा रहा है कि 0.1 नॉर्मल, 0.1 नॉर्मल HCl, ये क्वेश्चन कह सकते हैं कि बिल्कुल डिफरेंस है। हालांकि डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मैं कई बार बोलता हूं बच्चों को एग्जाम में कि एग्जाम हमेशा नॉलेज से नहीं निकलता, बल्कि आपको एक रणनीति बनानी होती है। तो जनरली जब क्लास में आप पढ़ते हैं तो आपको बताया जाता है कि HCl का जो पीएच वैल्यू हो 0 से 1 के बीच में होता है। तो ये तो एक था कि 0 से 1, तो 1 ऑप्शन है, तो आप आंसर यहां से कर सकते थे। बट ये प्रैक्टिकल वाले सेक्शन में आते हैं, 10th क्लास में जब एसिड आप पढ़े होंगे, तो इसी नॉर्मल को हम लोग 0.1 मोल कहते हैं। और HCl अगर 0.1 मोल है तो इसको ब्रेक करेंगे तो H प्लस और Cl माइनस देगा, और ये भी 0.1 मोल होंगे, ये भी 0.1 मोल होंगे। तो फिर यहां से हम लोग डायरेक्ट फार्मूला की ओर बढ़ेंगे, तो लॉग H प्लस आयंस हो जाएगा। तो यहां से जब हम लोग काउंट करेंगे तो लॉग H प्लस आयन यानी 1/10 हो जाएगा। तो 1/10 को अगर देखेंगे यहाँ पे तो वैल्यू इसका भी क्या आएगा, -1। तो -1 और -1 को करेंगे तो +1। तो इस तरह से इसका आंसर ऐसे भी आएगा। बट अब एग्जाम में हम लोग को अपना टैलेंट शो नहीं करना होता, बल्कि एक विशेष रणनीति के थ्रू आंसर करने होते हैं। तो ये सब का जरूरत नहीं था एग्जामिनेशन हॉल में,
केवल HCl का पीएच वैल्यू आपको ऐसे भी पता था। क्लियर? यानी ये कहेंगे 10th क्लास चैप्टर एसिड बेस। क्लियर? नीचे दिए गए कौन से यौगिक, अब देखिए बीपीएससी ने पहली बार ऐसा किया कि दो क्वेश्चन नैनोटेक से पूछा, यानी नैनो तकनीक से। नैनो तकनीक आने वाली भविष्य में मतलब उभरती हुई तकनीक है। अभी हम लोग नैनो तकनीक का केवल 10% जान रहे हैं, बाकी अभी 90% बाकी है। मतलब ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि 1930 का जो दौर था, 1930, इस टाइम में अभी हम लोग पॉलीमर का खोज कर रहे थे। तो हम लोगों ने उस समय अनुमान लगाया था कि आने वाले टाइम में पॉलीमर हमारे जीवन में होगा, है भी। जैसे अगर हम लोग प्लास्टिक से लेकर के पाइप तक की बात करें तो सब जगह प्लास्टिक है, सब पॉलीमर है। तो वैसे ही अभी जो दौर चल रहा है वो किसका चल रहा है? नैनोटेक का। लेकिन आपको याद होगा कि जब आप एनसीईआरटी की क्लासेस पढ़ते हैं तो उसमें सेल की स्टडी के लिए उसमें एक डाई का प्रयोग किया जाता है जिसे मिथाइल ब्लू कहते हैं। तो मिथाइल ब्लू क्या होगा? क्लासिकल डाई हो गया। लेकिन जब सेल पे स्टडी करना होगा, इंट्रासेलुलर स्टडी करना होगा, तो अब नैनोटेक से स्टडी किया जा रहा है। तो उसमें भी हम लोग एक डाई का प्रयोग करेंगे, एक पिगमेंट का प्रयोग करेंगे, और वह जो पिगमेंट होगा वो यूरोपियम डोप्ड स्ट्रांसियम एल्यूमिनेट होगा। मतलब ये क्वेश्चन किसका है? तो ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नैनो तकनीक का है। और इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो साइंस डायरेक्ट नाम की एक वेबसाइट है जिसपे साइंस के रिसर्च अक्सर आते रहते हैं। तो वहां पे अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 13 को जब हम लोग देखते हैं, तो मार्च 2025 में इसके बारे में छपा था वेबसाइट पर, मई 2025 में। तो काफी इंपॉर्टेंट हो गया, यानी ये क्वेश्चन किससे हो गया? नैनोटेक से। यानी ये बताता है अब कि आपको बीपीएससी के भी विद्यार्थी को करंट अफेयर पढ़ना होगा। इसलिए मैंने सोचा है ऐसे प्रश्नों को देख करके कि अब महीने में एक क्लास तो साइंस के करंट अफेयर की होगी ही होगी, जो मेरे द्वारा ली जाएगी, ताकि बच्चे अब साइंस के करंट अफेयर को न छोड़ पाए। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो ये क्लियर हुआ, समझे बातों को। आगे देखें, स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? स्मार्ट फिल्म। तो यहां पे आंसर आपने किया होगा इंडियम टीन ऑक्साइड। ध्यान रखेंगे, ये भी नैनो मटेरियल होते हैं। ये भी नैनो मटेरियल होते हैं। इनका प्रयोग हम लोग बायो सेंसर के रूप में, मॉलिक्यूलर मार्कर के रूप में यूज करते हैं। ये भी, यानी ये भी जो क्वेश्चंस हम लोगों से 14 नंबर पूछा गया है मोबाइल डिवाइस में, क्योंकि ये विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, इनकी पतली फिल्म बनाई जा सकती है। तो ये आने वाले टाइम में अगर हम लोग बात करते हैं, अगर देखते हैं हम लोग कि सोलर सेल में भी इसका यूज है। अब सोलर सेल, अब क्वेश्चन ये पूछने का क्या तरीका है कि नैनो मटेरियल पर तो रिसर्च चल ही रहे हैं। आप जानते होंगे कि सोलर सेल को लेकर के भारत सरकार या पूरी दुनिया कितनी एक्टिव है। सोलर सेल, फ्यूल सेल, ये सब की बातें चल रही है। तो उसमें एक नया नैनो मटेरियल मिला कि इंडियम टीन ऑक्साइड, जो कि विद्युत का अच्छा सुचालक है, जिसका मोबाइल डिवाइस में यूज कर सकते हैं, सोलर सेल में यूज कर सकते हैं, बायोसेंसर के रूप में यूज कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मार्कर के रूप में यूज कर सकते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया 14 नंबर क्वेश्चन। सोलर सेल के चलते, मोबाइल डिवाइस के चलते, क्योंकि ये तो क्रांतिकारी ही चल रहा है पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो ऐसे तत्वों से, ऐसे पदार्थों से क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे जाएंगे। आगे हम लोग देख रहे हैं कि कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो मैं बता दूं कि मार्च 2025 में एक रिपोर्ट आती है जिसमें यह बताया जाता है कि 2022 में लगभग 9 मिलियन लोगों की मौत, लगभग 9 मिलियन लोगों की मौत कैंसर से हुई है। 9 मिलियन लोगों की मौत कैंसर से हुई है। ये कब आता है? मार्च 2025 में एक रिपोर्ट। तो अब हम लोग कैंसर से रिलेटेड चीजों को जानने की, यानी कैंसर के बढ़ावा दिया जाएगा, कैंसर से बचने के उपाय किए जाएंगे। तो आपको पता होगा कि नैनो तकनीक की सहायता से हम लोगों ने बायो सेंसर को डेवलप किया है कि कैंसर हो तो तुरंत पता चल जाए। साथ में यह भी हम लोगों ने किया है कि नैनो ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसके थ्रू कैंसर का ट्रीटमेंट भी हम लोग अंदर ही अंदर कर लेंगे सेल को मारकर। ये तो आप जानते हैं बातों को। तो अब कैंसर से रिलेटेड दवाइयों के बारे में क्वेश्चन आने का यही मतलब है, क्योंकि ये मार्च 2025 में रिपोर्ट छपती है कि कैंसर से 2022 में 9 मिलियन लोग मरे हैं, तो ये सबसे ज्यादा मरने वाले लोग हैं, तो इसका इलाज होना चाहिए। तो 1960-70 के दशक में
आपको पता होगा कैंसर के एक इलाज की विधि है जिसे केमोथेरेपी कहते हैं। केमोथेरेपी में हम लोग केमिकल की सहायता से हम लोग इलाज करते हैं। रेडियोथेरेपी में रेडियो एक्टिव रेडिएशन दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेडिसिन, उससे हम लोग ट्रीट करते हैं। और एक सर्जरी हुआ जिससे कि हम लोग कट करके हटा देते हैं। तो 1960-70 में कीमोथेरेपी का डेवलपमेंट हुआ और उसमें जो पहली दवाई बनी, उस दवाई का नाम था सिसप्लास्टिन। सिसप्लास्टिन सिसप्लास्टिन ये कैंसर की दवाई है। अक्सर देखे होंगे कि एग्जाम में एड्स की दवाई पूछा है, इस बार कैंसर से रिलेटेड। तो ये सिसप्लास्टिन जो दवाई बनी वो प्लैटिनम बेस्ड थी, यानी प्लैटिनम धातु में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो हमारे कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने में मदद करते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन यहां से पूछा गया। अगर प्लैटिनम न रहता, जिंक रहता तो भी आंसर हो जाता। जिंक नहीं रहता, गैलियम होता तो भी आंसर होता। ये नहीं रहता, गोल्ड रहता तो भी आंसर होता। रुथेनियम होता तो भी आंसर होता। यानी कि इसमें से सभी धातुओं से हम लोग कैंसर के लिए दवाइयां बना चुके हैं। अब सबसे पहले प्लैटिनम का यूज हुआ था, तो इसलिए ये पूछा। क्यों पूछा? आया समझ में बात? कि मतलब सारे क्वेश्चंस करेंट से रिलेटेड हैं और चर्चा में है तो उनसे पूछा गया क्वेश्चन। सेम पैटर्न जो यूपीएससी का है। आगे देखेंगे। गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? आपने एक न्यूज पढ़ा होगा कि जब अमेरिका में ट्रंप की सरकार आती है तो वहां की जो महिलाएं हैं वो अबॉर्शन वाली जो मेडिसिन होती है, अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो मेडिसिन आती है वहां की महिलाओं ने खरीदना शुरू कर दिया था कि हो सकता है इसके लिए कोई कानून आ जाए, ठीक है, कि अबॉर्शन वगैरह ना हो सके। तो इसलिए अब ऐसी दवाइयां तो चलन में रही, यानी उनके नाम से रिलेटेड क्वेश्चंस आए। तो इसलिए ये पूछा गया कि अब गर्भ निरोधक गोलियों में जो दवाई की अगर यहाँ पे जो आंसर की बात करते हैं कि जो लेवोनॉर्गेस्ट्रॉल है, ये ऐसी दवाइयां हैं जो 95% सेफ मेडिसिन है, जो कि इसमें काम करती है, ठीक है, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाती है। तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया। बाकी इस क्वेश्चन के आंसर अगर करना चाहते हैं आप, तो मान के नहीं पता आपको, तो सिट्रीजिन आप जानते हैं एलर्जी की मेडिसिन है। कोलेकैल्सिफेरोल आप जानते हैं कि विटामिन डी3 का नाम है। और अब ये दोनों में फंस जाते हैं आप, तो वेनलाफ्लेक्सिन जो है ये कह सकते हैं एंजाइटी या मेंटल पेशेंट की मेडिसिन है। तो यानी ये क्यों क्वेश्चन पूछा गया, तो आप सोच सकते हैं कि कंट्रासेप्टिव पिल्स चर्चा में रहा ट्रम्प सरकार के कारण यूएसए में, तो ये एक पूछने का रीजन हुआ। आगे देखेंगे। आगे है कि तेल को गैल्वेनाइज्ड लोहे के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाना चाहिए? तो ये 10th क्लास के केमिकल रिएक्शन चैप्टर से क्वेश्चन है, यानी 10th क्लास के एनसीईआरटी से, जिसका आंसर सभी होगा। क्लियर? आगे देखेंगे अगले क्वेश्चंस को। ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? अब ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का, आपने जब आंसर किया होगा तो आपने देखा होगा कि कहीं आंसर आपको ये करवाया गया है, कहीं ये करवाया गया। बट एनसीईआरटी में भी चर्चा इस कंपाउंड का है। ब्रॉडली भी टेट्रा इथाइल लेड का यूज किया जाता है, जो नॉकिंग को कम करता है और ऑक्टेन नंबर को बढ़ाता है। तो बेस्ट आंसर हमारे ख्याल से ए होना चाहिए। भाई बीपीएससी तो बीपीएससी है, बट आंसर ए ही होना चाहिए। क्लियर इसका आंसर। तो अब ये क्वेश्चन फ्यूल चैप्टर का है। फ्यूल से अगर कहेंगे पूछने का रीजन, तो आप जानते ही है कि जो इथेनॉल 20% ब्लेंडिंग करना है, 20 के टारगेट को पूरा करेंगे तो 30% करना है। तो वैसे ही पेट्रोल में अल्कोहल को मिलाने की ट्रेंडिंग चल रही है ताकि पेट्रोल के क्षमता को बढ़ाया जा सके। तो ये क्वेश्चन पूछने का रीजन हो सकता है। आगे देखेंगे। अब है यहां पर पीएच पी भी, ये दिसंबर 2024 में चर्चा में आया कि हम लोगों ने 1930 में, अभी मैंने जो बताया कि पॉलीमर बनाना शुरू किया, तो हम लोगों ने अंदाजा ही नहीं लगाया कि पॉलीमर का हम लोग यूज करेंगे, तो हम लोगों ने मान लिया कि हमारा जीवन पॉलीमर के बिना नहीं चल पाएगा, मतलब हमारा जीवन 100 गुना बेहतर हो जाएगा। हुआ भी। लेकिन आज जहां पे मनुष्य नहीं पहुंचा है, वहां पर प्लास्टिक पहुंचा है। समुद्र की गहराइयों में जहां मनुष्य कभी नहीं गया है, वहां पे भी प्लास्टिक जा चुका है माइक्रोबिट्स के रूप में। अंटार्कटिका के बर्फ में चला गया है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि इस पॉलीमर ने हमारे लाइफ को तबाह कर दिया है। लेकिन अब हम लोग वैसे पॉलीमर को नहीं बनाएंगे जो हमारे लाइफ को तबाह करे। तो इसलिए ऐसे पॉलीमर की खोज हुई जो बायोडिग्रेडेबल हो। मतलब उसको अगर हम लोगों ने कहीं फेंक दिया तो अपने आप बैक्टीरिया के द्वारा, फंगस के द्वारा उसको डिकम्पोज किया जा सके, समाप्त किया जा सके। तो ऐसा ये पॉलीमर है, इसलिए ये पूछा गया क्वेश्चन दिसंबर 2024 में चर्चा में था, पूछा गया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा कि ये किसका है, तो पॉली 3 हाइड्रोक्सी
ब्यूटाइरेट को 3 हाइड्रोक्सी वैलिडेट से। आगे देखेंगे, हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? अब ये सब क्वेश्चंस में मैं नहीं बताना चाहता कहां से है। ये सब क्वेश्चंस नॉर्मल क्वेश्चन है जो सबको पता है कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है वो हार्मोन्स बनाती है, और जो कहेंगे कि बाह्य स्रावी ग्रंथियां होती है ये एंजाइम्स बनाती है, और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें ओवरी हो सकता है, प्लेसेंटा हो सकता है। तो ओवरी से निकलने वाले हार्मोन की बात करें तो इससे निकलने वाला एक प्रोजेस्टेरोन है, आप इसका नाम सुने होंगे। इसके अलावा इससे एक और एस्ट्रोजन है। प्लेसेंटा से बात करें तो एचसीजी है, एचपीएल है, ये सब हार्मोन्स है। जो यहां से एक आप याद रख सकते हैं कि सेबेसियस ग्लैंड से तेल का सीक्रेशन होता है जो नेचुरल मॉइस्चराइजर का काम करता है। हमारे स्किन से देखते होंगे कभी कभी ऐसा लगता होगा कि तेल निकल रहा है, वो सेबेसियस ग्लैंड। क्लियर? आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्पिज सिंप्लेक्स वायरस और एक मानव के बीच की बातचीत को दर्शाता है? तो वायरस का मनुष्य के साथ कैसा संबंध है? पैरासाइट ही है। वायरस फायदे में है, हम लोग घाटे में है। चाहे कोई भी वायरस रहे तो ये परजीवीवाद, पैरासाइटिज्म तो हो जाएगा। बट ये क्वेश्चंस हम लोगों से 21 नंबर पूछे जाने के पीछे रीजन ये रहा कि एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि दुनिया के लगभग 3 करोड़ आबादी को इस वायरस ने अफेक्ट किया है। इस वायरस ने अफेक्ट किया है दुनिया के 3 करोड़ आबादी को। तो सोच सकते हैं कि अगर 3 करोड़ आबादी को इसने अफेक्ट किया है तो इससे तो क्वेश्चन पूछना बीपीएससी की जिम्मेदारी बनती है कि ताकि इससे हम लोग अपडेट रहे। क्लियर? मई 2025 में डब्ल्यूएचओ के द्वारा यह बात बताई गई कि 50 साल से कम उम्र के लोगों को 3.8 बिलियन लोगों को प्रभावित किया गया है। मई 2025 में डब्ल्यूएचओ ने एक अपने रिपोर्ट में बताया। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि हम यानी देखेंगे कि पूरा मार्च मई का ही करंट अफेयर पूछा है साइंस में। संक्रमण के जवाब में सबसे पहले किस वर्ग के इम्यूनोग्लोबिन उत्पन्न होता है? अब देखिए ये क्वेश्चंस पूछने का कितना अच्छा लॉजिक है कि मतलब हम लोगों को जानना चाहिए, ऐसे चीजों को, ट्रेंड को समझना चाहिए, तभी आने वाले एग्जाम में हम लोग कुछ कर पाएंगे। आपको याद होगा कि जनवरी 2022 में दुनिया में पहली बार हम लोगों ने पीग हार्ट को यानी सुअर के हृदय को मनुष्य में इम्प्लांट किया, और वो व्यक्ति 2 महीने तक जिंदा रहा, फिर उसके बाद उसकी मौत हो गई। फिर हम लोगों ने 2024 में किडनी ट्रांसप्लांट किया, पिग किडनी को, उसमें 9 महीना तक एक लड़की जिंदा रहती है। अब यहाँ पे आ रहा है कि बाकी एनिमल्स के ऑर्गन हमारे बॉडी में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से जैसे किताबों को जब पढ़ा गया तो पता चला कि जब भगवान शिव ने भगवान गणेश का गर्दन जब हाथी का लगाया तो उस टाइम में भी सपोर्ट नहीं किया। बट उसमें कहानी है कि देवताओं ने गणेश जी को अमृत पिलाया, जिसके बाद वो बॉडी उनका ऑर्गन सपोर्ट किया, हाथी का गर्दन। तो हम लोग भी दूसरे जानवर का ऑर्गन यूज कर रहे हैं तो हमारी बॉडी सपोर्ट करे, उसके लिए हमारे इम्यून सिस्टम का होना जरूरी है। मतलब जो धार्मिक किताबों में बात की गई है अमृत का, वो अमृत आज के डेट में क्या है? तो वो हमारा एंटीजन है, और हमारे बॉडी में जो एंटीजन है वो इम्यूनोग्लोबिन एम है, इम्यूनोग्लोबिन ए है, इम्यूनोग्लोबिन जी है, इम्यूनोग्लोबिन आई है, और इम्यूनोग्लोबिन डी भी एक है। और डी और एम सबसे पहले रिस्पॉन्ड करता है। ऑप्शन में डी नहीं है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर एम। और मां के दूध में यानी मदर मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे कि मां के मिल्क में इम्यूनोग्लोबिन ए पाया जाता है। क्लियर? क्वेश्चन पूछने का कितना अच्छा लॉजिक है, जेनो ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड है एंटीजन, इसलिए ये क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया। आगे देखेंगे जैविक झिल्ली। अब यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के कंपोजिशन सदियों से पढ़ते आ रहे हैं, प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना होता है। तो ये सेल चैप्टर से क्वेश्चन है। सेल चैप्टर कोई भी चैप्टर जोड़ लेंगे, 7 क्लास में है, 9 क्लास में है। ठीक है, आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन सेंस कोडॉन है? अब देखिए ये क्वेश्चंस के बारे में मैं यही कहूंगा कि ये मतलब इंडिया का पहला पीसीएस कहेंगे। यूपीएससी ने भी इस तरह का क्वेश्चंस कभी नहीं पूछा है। ये एक नए तरह का क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि डीएनए के बेस में एडेनिन रहता है, गुआनिन रहता है, थाइमिन रहता है, साइटोसिन रहता है। तो ये सब मिलके क्या हमारे बॉडी में कोड बनाते हैं। तो कोड बनते कितने हैं? तो कोड हमारे बॉडी में बनते हैं 64 के ही रिपीटेशन से चलते रहती है चीजें। लेकिन हमारे बॉडी में कुछ कोड नहीं बन सकते हैं।
हमारे बॉडी में जो है कुछ कोड नहीं बन सकता। कौन-कौन नहीं बन सकता ये ध्यान रखेंगे, यूरासिल, एडेनिन, गुआनिन। यूरासिल, एडेनिन, गुआनिन यानी यूएजी कोड नहीं बन सकता। यूरेसिल, एडेनिन, एडेनिन कोड नहीं बन सकता। यूरेसिल, गुआनिन, एडेनिन कोड नहीं बन सकता, ये ध्यान रखना है। तो इसमें से जो ऑप्शन रहे हमारे एग्जाम में वो आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी पर है। ये ध्यान रखना आपको ये 3 जो है ये कहलाते हैं नॉनसेंस कोडॉन के नाम से जाने जाते हैं। ये हरियाणा मतलब हरियाणा टीचर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और एक नेचुरल साइंस का एग्जाम हुआ था, नेचुरल साइंस टीचर उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। यानी हमें ये भी ध्यान रखना है कि एग्जाम केवल पीसीएस का ही नहीं, अगर हाई लेवल के शिक्षक का है प्लस 2 वगैरह का, अब नेचुरल साइंस टीचर का, तो यानी ये सब भी हम लोगों को पेपर से थोड़ा अवगत रहना होगा ताकि इन चीजों को हम लोग जान सके, समझ सके। अब ये आगे देखिए ना और कौन-कौन से पेपर को जानना है। ये तो इंडेंजर्ड लुप्त प्राय इसमें मैं क्या ही बोलूं, ये तो हमेशा चर्चा में रहता है। रेड डाटा बुक आईयूसीएन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है, मुख्यालय इंग्लैंड में है। ये सब बातें आपको याद रखनी है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? खरीफ फसल। तो रबी फसल कौन है? तो रबी फसल का मतलब रेन बिफोर कटाई, रेन बिफोर कटाई, जिसका वर्षा ऋतु से पहले कटाई हो जाए उसे रबी कहते हैं। तो गेहूं की कटाई हो जाती है, जौ का, चना का, गन्ना का नहीं होता, तो आंसर हो जाएगा ये। क्लियर? आगे, पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल है? अब देखिए, ये क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करेंगे कि पौधों में जाइलम किस कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये बात लगभग सभी को पता है, सभी को पता है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट यूज किया गया है अभी हाल फिलहाल में 2024 में बीपीएससी ने एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का एग्जाम लिया है। उसमें ये क्वेश्चन सेम टू सेम सेम भाषा के साथ था, जिसका आंसर सी है। और सेम क्वेश्चन ये भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के एग्जाम में जो कि पूछा गया है 2024, जो बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया गया। इसमें आंसर ए दिया गया है, ध्यान रखेंगे। तो ये वहां है तो यहां भी होगा। आगे देखेंगे, आम के कौन से भाग को खाते हैं? तो आम का बीज खाएंगे नहीं तो एंडोकार्प नहीं, छिलका खाएंगे नहीं तो एपोकार्प, तो बीच वाला तो मीजोकार्प। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अब 16 सितंबर को ही आज सितंबर में एग्जाम दे रहे हैं तो पूछेगा ही। अब ये क्वेश्चन कहेंगे किस एग्जाम का, तो ये एग्जाम तो ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी हजार बार पूछे हैं, तो इसमें हम लोग कुछ नया टैलेंट वाला काम नहीं। माइकोराइजल संबंध के बारे में पौधों के क्या लाभ है? तो माइकोराइजल है क्या? तो ये एक कवक है, कवक है जो उच्च कोटि के यानी वृक्षों के जड़ों में पाया जाता है और जड़ों में पानी वगैरह अवशोषित करके लाता है, अपना जाल बिछा लेता है, पौधों को न्यूट्रिशन देता है, पौधे मजबूत रहते हैं, रोगों से सुरक्षा होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, तो हम लोगों ने ये समझा कि बीपीएससी के क्वेश्चंस कहां से पूछे गए, साइंस के क्या स्रोत रहे, आने वाले एग्जाम के लिए क्या करना होगा हमें। तो आने वाले एग्जाम के लिए जो मैं करूंगा आपके लिए और जो आपको करना है कि पहले तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना है एकदम। एनसीईआरटी को नहीं छोड़ सकते क्योंकि देख रहे हैं फिजिक्स के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी के अलावा आपको करेंट अफेयर मंथली आपको जानना होगा, उसमें विज्ञान के भी करेंटों को फोकस करना होगा और मैं हर महीने एक सेशन लूंगा कि विज्ञान के सारे करंट अफेयर हो जाए। इसके अलावा आपको चाहिए क्लास नोट्स और साथ में चाहिए आपका बीपीएससी से दिल लगी, बीपीएससी से दिल लगी चाहिए कि केवल कर नहीं रहे हैं, उसमें ढल जाना है। जैसे हम लोग माँ बाप के साथ जुड़े हुए हैं कि माँ बाप कुछ कहते भी नहीं है तो हम लोग कर देते हैं, उनके भावनाओं को समझ लेते हैं, वैसे ही बीपीएससी के साथ हमें अपना जुड़ाव रखना होगा ताकि बीपीएससी ने क्या बदला ये हमें तुरंत पता चले, उसके अनुसार हम बदल जाएं ताकि बीपीएससी को अच्छा लगेगा। और जाहिर सी बात है कि माँ बाप के साथ जो हम लोगों का प्यार रहता है वो दोनों तरफ से रहता है, लेकिन बीपीएससी से जब दिल लगी होगी तो केवल ये एक तरफा होगा और केवल हमें ही इफर्ट करना होगा, बीपीएससी इफर्ट कभी नहीं करेगा। अब वो जिस दिन इफर्ट करेगा उस दिन आपका तकदीर बदल जाएगा। तो चलिए आप तैयारी करिए, आने वाले आगामी बीपीएससी जो भी एग्जाम लेगा उसकी तैयारी में लग जाइए। एईडीओ नजदीक में है, एक एग्जाम है, उसमें साइंस हम लोग इसी तरीके से मैं आपको कराऊंगा ताकि कोई समस्या ना हो। थैंक यू आप सभी का।